गुड मॉर्निंग दोस्तों, एजुकेशन विन रिसर्च में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा प्रोपोर्शंस पे। ठीक है, क्वांट सब्स्टिट्यूट के अंतर्गत जो मैथ का सीरीज चल रहा है उसमें हम आज बात करेंगे प्रोपोर्शंस। व्हाट डू यू मीन बाय दिस प्रोपोर्शंस? ठीक है, प्रोपोर्शंस। ठीक है, प्रोपोर्शंस से आप क्या समझते हैं? व्हेन टू और मतलब व्हेन टू रेशियो आर equal, then the four quantities involved in these two ratio are called as proportion. ठीक है, आर कॉल्ड एज प्रोपोर्शनल। एग्जाम्पल के तौर पे a is to b is equal to c is to d. In this case a b c d, these all these all quantities are called proportional. ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये आपकी। अब मैं कुछ केस के बारे में बात करूंगा। केस ये है, ठीक है, केस ये है, ठीक है, ठीक है, केस जो है जूम नहीं करना। केस ये है कि मान लिया जाए a is to b is equal to c is to d, देन इसको रीड करने के लिए a is to b के फॉर्म में पढ़ा जाता है। तो अब हम a is to b is equal to c is to d, here b and c is means, MEANS, इसको मीन्स कहते हैं, और इधर a is to d is, इसको क्या कहते हैं? एक्सट्रीम्स कहते हैं। ठीक है, तो जब भी b और c को मल्टीप्लाई करोगे तो c इंटू डी इस फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसमें b टू c करोगे तो c टू डी आपको मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट में जो बात करेंगे उसमें हम बात करेंगे क्या इसके स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं रेशियो प्रोपोर्शंस का। वो बहुत काफ़ी मज़ेदार है, इसमें हम कंपोनेंडो डिविडेंडो वगैरह सबको आपको डील करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, केस लिख देता हूँ। ठीक है, a इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी मैंने लिखा था। इसमें b और c आपको मीन्स हो गए और a और d जो है आपको क्या हो गए? एक्सट्रीम्स कहलाए। तो इससे चार कंक्लूजन निकलता है कि अगर मान ली जाए कंडीशन a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी है, तो पहला इसमें कंडीशन ये है कि a b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू d इज इक्वल टू c। तो ये जो पहला जो इक्वेशन निकला ये आपको क्या कहलाया? इनवर्टेंडो एंड वाई इट इज कॉल्ड इन्वर्टेंडो? बिकॉज a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज टू d। तो इन्वर्ट कर दीजिए, इन्वर्ट कर दिए मतलब उलट दीजिए, तो 1/a इज इक्वल टू 1/b इज इक्वल टू 1/c इज इक्वल टू 1/d। इसको करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि जो b है वो a के फॉर्म में आ गया, देन जो d है उसको c के फॉर्म में आ गया। तो उलट दिए तो इसको, इसलिए इसको इन्वर्ट कर, इन्वर्ट का मतलब उल्टा कर दिए, व्युत्क्रमानुपाती कर दिए, तो इस तरह से इन्वर्टेंडो हो गया। दूसरा जो केस इसमें आएगा उसमें आएगा a इज इक्वल टू c इक्वल टू b इज इक्वल टू d। ठीक है, तो a इज इक्वल टू c इज इक्वल टू b इक्वल टू d, b इज टू d। इस केस में जो है इसको हम कंपोनेंडो के तौर पे जानते हैं, अल्टरनेंडो। ठीक है, अल्टरनेट में आएगा अल्टरनेंडो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेंडो। तीसरा जो उसी से केस आएगा उसमें है कंपोनेंडो। कंपोनेंडो का मतलब कंपाउंड में ऐड करना। ठीक है, तो a प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। तो इसको हम कंपोनेंडो के तौर पे जानते हैं। उसके बाद a माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी, दैट इज कॉल्ड डिविडेंडो। तो इस तरह के फंक्शंस इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं आपको जो क्वेश्चंस बनेंगे ये एक्चुअली कंपोनेंडो और डिविडेंडो का जो इस्तेमाल होता है ना, उससे जो है ये फंक्शन जो है वो आपको काफ़ी जो है, ठीक है, सिस्टम आज नहीं काम कर रहा है सही से।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। अब इसमें जो हम बात कर रहे हैं, इसमें एक्चुअली मैंने कंपोनेंट और डिपेंडेंट बता दिया, ये आपको सिंप्लीफिकेशन का सबसे अच्छा तरीका देता है। अब एक और इसमें से क्वेश्चन है a प्लस बी बाई a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। तो ये कंप्लीट जो है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें कम प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है, तो दोनों को कंबाइन, ये सिंप्लीफाई करने में आपको काफी मदद करेगा। मान लीजिए क्वेश्चन से a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ। देन इफ ये केस है, ठीक है, स्टडी इसमें क्या देखने को मिलता है कि अगर a प्लस सी नोमेट्रस में सारे को सम कीजिएगा एंड देन b प्लस डी प्लस एफ कीजिएगा और इस तरह से कंटिन्यू होता जाएगा, तो यहाँ पे रेशियो जो है इक्वल के फॉर्म में आएगा। तो a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ एंड देन ईच ऑफ दीज रेशियो इज इक्वल टू, मतलब हर रेशियो जो है इसमें a प्लस सी प्लस ई बाई बी प्लस डी प्लस ई एफ के बराबर होगा। तो ये एक्चुअली ये बेसिक चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखनी चाहिए। इफ तीन क्वांटिटीज, मान लीजिए कोई तीन क्वांटिटीज ए बी और सी है, उस केस में जैसे हम लिखे थे ना a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी, तो इस केस में हम ये देखते हैं इस रिलेशनशिप के कि अगर इसको कंटिन्यू किया जाए तो इसको हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस कहते हैं। कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस के कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में? कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस के कैटेगरी में आएगा। यहाँ पे हमें क्या पता चला, ये जब दोनों को मीन्स को गुना करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों एक्सट्रीम्स को गुना करने के बाद ए सी मिलेगा, जो कि आपको एक तरह से मीन प्रोपोर्शनल ए और सी का देता है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस इसी से निकालता है, ठीक है। ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक तरह से आपको मीन पोजीशंस आप इससे फाइंड आउट कर पाते हो, क्योंकि जिस सेम रेशियो में अगर कोई बढ़ रहा है तो उसमें आप निकाल लेते हो। तो मीन प्रोपोर्शन जैसे 2 4 6, इसमें रेशियो आर जो है 2 ही है, क्योंकि ठीक है आर क्या है 2 4 8 कर लीजिए, ठीक है। आर जो है इसमें ये है, तो मान लीजिए 4:4 तो 16 इक्वल टू 8 इंटू 2 16। तो इसी तरह से बी स्क्वायर इक्वल टू आपको ए सी का फॉर्म आ गया। तो इस तरह से मतलब आर सेम है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को बताएगा। तीसरी चीज हम जो बात करते हैं उसमें हम वेरिएंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। वेरिएंस के बारे में व्हाट डू यू मीन बाय दिस वेरिएंस? जब दो क्वांटिटी ए या बी, ठीक है, उसके क्वांटिटीज के अंतर्गत जब चेंज हो गए तो उसकी वैल्यू चेंज हो गई एंड देन अदर क्वांटिटी आल्सो चेंज इन द वैल्यू दैट बियरिंग सर्टेन रिलेशनशिप टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी। तो मान लीजिए कोई वेरिएंस कब होता है? जब एक में वेरी करोगे, जिस प्रोपोर्शंस में ए में वेरी करेगा उसी प्रोपोर्शंस में दूसरे वाले में भी जो है उस तरह के वेरिएंस आपको देखने को मिलेगा एंड दिस इज कंसीडर एज ए वेरिएंस, ठीक है। अब इसमें भी दो वेरिएंस होते हैं, एक तो डायरेक्ट वेरिएंस है और एक होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। एक तो इफेक्ट डायरेक्ट आपको दिखेगा चेंज की और डायरेक्ट एप्लीकेशन में आपको अंतर दिखेगा, लेकिन दूसरे में नहीं दिखेगा। मान लीजिए कोई क्वांटिटी ए है दैट इज सेड टू बी वेरी डायरेक्टली एज अनदर क्वांटिटी बी and then if two quantities depends upon each other in such a manner that if b is increased in a certain ratio, a is increased in the same ratio, and if b is decreased in the certain ratio, a is decreased in the same ratio. So इसका मतलब ये हुआ कि a जो है वेरीज करेगा डायरेक्टली एज b, ठीक है। तो उसमें जब भी वेरी करेगा उसमें जो हम लिखेंगे वेरिएंस में, डायरेक्ट वेरिएंस में a इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ b, ठीक है। मतलब k यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। a आपको कांस्टेंट टर्म्स है, मतलब a यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को डिपेंड, a प्रोपोर्शनल टू b मतलब, ठीक है। तो b के पूरा प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इस केस में अगर a बाई b अगर निकालते हैं तो अल्फा मान के चलिए, ठीक है। इसी तरह से a1 बाई b1 का अल्फा 1, a1 बाई b2 का a2 बाई b2 का अल्फा 2, इस तरह से सब सारे रेशियो प्रोपोर्शनलिटी के केस में ये वेरी डायरेक्ट वेरिएंस में आएंगे। एक होता है इनवर्स वेरिएंस। इनवर्स वेरिएंस में क्या होगा? a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b होगा, अगर एक बढ़ रहा है तो b इसमें घटेगा, तो इसको हम इनवर्स वेरिएशंस में जानते हैं। अब कई बार जैसे एक क्वेश्चन से इसको समझिए, ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए x वेरीज करेगा इनवर्सली टू विथ y, ठीक है। क्वेश्चन मान लीजिए कि कोई x है वो y के इनवर्सली में वेरी करे, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, देन वी हैव टू सेट्स ऑफ वैल्यूज x and y minus x1 that corresponding to the, अब x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो x1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y1 का होगा, ठीक है। एक अगर यहाँ बढ़ेगा तो ये यहाँ पे घटेगा,
ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए x1 y s2 का रिलेशन निकालेंगे तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे y2 y1 होना चाहिए, मतलब x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, इस तरह से इक्वेशन आएगा। तो ये आपको इनवर्स वेरिएशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, और x1 y x2 इक्वल टू y1 y y2 ये आपको डायरेक्ट वेरिएशन दिखाएगा। ठीक है, जैसे इसमें था ना x1 y y1 इज इक्वल टू x2 बटा y2, ये आपको के अनुपात देगा, मतलब ये डायरेक्ट वेरिएंस को दिखाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट वेरिएंस को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे x1 y x2 इज इक्वल टू y2 y y1, यहाँ पे आपको जो है ये आपको इनडायरेक्ट वेरिएंस को दिखाएगा। ये है इनडायरेक्ट वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस समझ में आ गया होगा। तो ये सब सारी चीजें हैं। मान ले जाए कोई इक्वेशन दे दिया, ठीक है, और उसमें ये कहा कि यार कोई एक तीन क्वांटिटी है ए बी और सी, ए वेरीज करेगा बी के साथ जबकि सी कांस्टेंट होगा, एंड देन वेरीज करेगा सी के साथ बी कांस्टेंट होगा। तो उस केस में ए के बी सी एक जॉइंट वेरिएशन निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इक्वेशन निकालते हैं। तो वेरिएंस इसमें इंपॉर्टेंट खास नहीं है। वेरिएंस को अगर समझना है ना, तो इसमें जो मैंने इनकम सेविंग और एक्सपेंडिचर का एक जो क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन के अंतर्गत कराया था, बस उसको बना समझ लीजिए तो एक तरह से आपको निकल जाता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए इनकम ऑफ ए एंड बी, ये है इनकम। ठीक है, इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। देन एक्सपेंडिचर जो होता है, एक्सपेंडिचर इन द ए और बी इज इक्वल टू 4:5। ठीक है जी। Then find the ratio of their saving and given that B saves a third of his income, तो इसमें सेविंग आपको फाइंड आउट करना है, कितना सेविंग किया। और इसमें एक और रिलेशन निकालना है आपको कि B जो है कितना सेव करेगा। ठीक है, एंड गिवन दैट B सेव्स ए थर्ड ऑफ हिज इनकम, तो B का दिया हुआ है, B जो है अपने इनकम का 1/3 भाग सेव करेगा, अपने इनकम का 1/3 भाग सेव करेगा। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका है। तरीका ये है कि आप पहले एक तो चार्ट बनाइए इनकम का, यहाँ पे ए दो वेरिएंस ए भी लिखिए, उसमें से मान के चलिए कि इसका इनकम 3x था, इसका इनकम 4x था। दूसरा एक एक्सपेंडिचर का निकालिए, एक्सपेंडिचर में 4/, रहा होगा और यहाँ पे रहा होगा 5/। अलग अलग वेरिएंट लीजिए। सेविंग जो निकालोगे इसमें 3x माइनस 4/, एंड 4x माइनस 5/, तो इस तरह के ये निकल गए। इसमें 3x माइनस 4/, माइनस, तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 4/, और इसमें 4x माइनस 5/, का एक कॉन्सेप्ट आपने लिख लिया। इसके लिखने के बाद अब जो क्वेश्चंस कर रहा है कि आप क्या देख रहे हैं कि बी सेव से थर्ड ऑफ हिज इनकम, तो बी की सेविंग हो गई कितना, 4x माइनस 5/, एक इक्वेशन निकल जाएगा। उसका इनकम क्या होगा, इनकम यहाँ निकाल लीजिए 4x का। ठीक है, 1/3 इंटू 4x, ये इक्वेशन निकल गया। 4x माइनस 5/, इज इक्वल टू 1/3 इंटू 4x। इससे आप x का मान निकाल लोगे तो पता चला 12x माइनस 15/, इज इक्वल टू 4x। अब 12x में से 4x घटा दीजिए, 8x इक्वल टू 15/, तो x की वैल्यू 15/8y का इस तरह से इक्वेशन एक आ जाएगा। ठीक है, अब इससे x इज इक्वल टू 15/8y, तो k एक वेरिएंस मान लीजिए, तो उस केस में x की वैल्यू जो होगी 15k और y की वैल्यू 8k के फॉर्म में आ जाएगी, कांस्टेंट टर्म से मान लीजिए। अब इन सारी वैल्यू को 3x माइनस 4y 4x माइनस 3y जो इक्वेशंस निकाले हैं उसमें पुट अप कर दीजिए। जब पुट अप कर लीजिएगा सारे वैल्यू को, तो k की वैल्यू में आंसर आएगा, तो 3 इंटू 15 के 45, माइनस 4 इंटू 18 के 8 के 32, उसको घटाइएगा तो 13 के आएगा, एंड देन 20 के, तो k से k वेरिएंट कट गया, 13/20 का जो है आपको आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इस ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, मान लीजिए कोई x है दैट वो वेरी करेगा डायरेक्टली विथ y से। चेक कीजिए कि वेदर x प्लस वाई का स्क्वायर वो वेरीज करेगा डायरेक्टली विथ x माइनस वाई का स्क्वायर की नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चंस मैंने आपको बोला है लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा टिपिकल समझिए, उसके बाद छुट्टी मारिए। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चंस मैंने कहा क्या कहा
एक्स वेरी करेगा डायरेक्टली विथ वाई, ठीक है, एक्स डायरेक्टली वेरीज करेगा वाई से, और एक्स जो है आपको डायरेक्टली वेरीज करेगा वाई से, एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई है। तो चेक ये करना है कि एक्स प्लस वाई का जो स्क्वायर है क्या वो डायरेक्टली वेरी करेगा एक्स माइनस वाई के स्क्वायर से या नहीं। तो ऐसे रिलेशनशिप के लिए एक आपको मॉडल बनाने की आवश्यकता है, और मॉडल के फॉर्म में एक्स वाई वाई, क्योंकि डायरेक्ट वेरिएंस इसको हम के कांस्टेंट मानते हैं, के क्या है कांस्टेंट टर्म्स है, इसको ऐसे आप लिख लीजिए। तो x इज इक्वल टू वाई के आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा, या इसको आप के वाई के कांस्टेंट को आगे लिखिए, वाई यहाँ पे लिख लीजिए। अब चेक कीजिए कि हम जब चेक करते हैं x प्लस वाई का स्क्वायर, देन व्हाट यू विल गेट, x प्लस वाई का जब स्क्वायर करेंगे एंड देन फिर x माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे, तो अब दोनों में देखिए क्या प्रॉब्लम आती है। x प्लस वाई का स्क्वायर कीजिएगा तो x का मतलब के वाई एंड देन प्लस वाई, अब इन दोनों का स्क्वायर होगा। उसी तरह से x माइनस वाई के स्क्वायर में के वाई माइनस वाई का स्क्वायर होगा। अब इसमें क्या कीजिए, y कॉमन है, इसको निकाल लीजिए। तो y कॉमन निकाल लीजिएगा, तो y कॉमन हो गया, k प्लस वन का स्क्वायर निकल गया। यहाँ पे y कॉमन निकल गया, k माइनस वन का स्क्वायर निकल गया, y कैंसिल हो गया, तो k प्लस वन का स्क्वायर बाई k माइनस वन का स्क्वायर आ गया। इससे आपको ये पता चलता है कि x और y जो है इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ये जो है एक कांस्टेंट टर्म्स में आया, मतलब हम कंक्लूजन ये कर सकते हैं कि जो x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो था वो वेरीज करेगा डायरेक्टली x माइनस वाई के स्क्वायर के टर्म्स में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को इस ढंग से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर अगले एडिशंस में। अगले एडिशंस में हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे करते हैं या फिर किस पे करते हैं, ठीक है। तो आप जो बोलेंगे उसके हिसाब से कर लिया जाएगा। तो एक काम करते हैं, ट्रेन का क्वेश्चन अच्छा आता है उसके पहले पार्टनरशिप का क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।